तो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो बेहतर काम कर रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं दीपक सोनकर, वो हमारे साथ हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अभिषेक वाजपेयी, वो हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभात त्रिपाठी, वो भी हमारे साथ हैं, और प्राइम न्यूज़ के लखनऊ से ब्यूरो चीफ हैं शिव कृपाल मिश्रा, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस चर्चा में अपना समय देने के लिए। सबसे पहले दीपक सोनकर जी, ये सुनकर खुशी तो महसूस ही हुई होगी कि देखिए अब जो केंद्र की सरकार है, हालांकि पहली बार पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ नहीं की है, बल्कि अगर देखा जाए तो जब तेलंगाना गए थे तो उस दौरान भी उन्होंने तारीफ की। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी जब भी वो जाते हैं मंच पर तो सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हैं, उनके कामकाज का जिक्र करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने डबल इंजन सरकार का जिक्र किया, ये कहा कि उत्तर प्रदेश अब मॉडल के तौर पर देखा जाता है, उसके चलते अब हौसला तो बढ़ा होगा बीजेपी का उत्तर प्रदेश में। देखिए प्रियंका जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने देश में और प्रदेश में एक नई तस्वीर खड़ी करने का काम किया, और जो एक नई तस्वीर उत्तर प्रदेश की जो छवि थी, उत्तर प्रदेश की छवि को बदलने का जो काम किया है, तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। जब 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या छवि थी वो हम सब लोगों ने भी देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने देखा है, और उस जनता जनार्दन ने उस चीज को महसूस किया है। और महसूस का उसका परिणाम है कि क्या उत्तर प्रदेश की दरगति थी। जो उत्तर प्रदेश के विषय के लोग, जो उत्तर प्रदेश की जनता किसी और प्रदेश में जाती थी तो उनको कितने कितने तंजों का सामना करना पड़ता था कि वही उत्तर प्रदेश है, दंगइयों का उत्तर प्रदेश, माफियों का उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचारियों का उत्तर प्रदेश, टूटी सड़कों का उत्तर प्रदेश, कानून व्यवस्था के नाम पर मजाक का उत्तर प्रदेश, और किसी तरीके से बढ़ते हुए अपराध का उत्तर प्रदेश। तो आज वही उत्तर प्रदेश बदलते हुए प्रदेश के साथ बदल रहा है, और लगातार जिस तरीके से जो विकास की यात्रा है वो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक को जोड़ने का काम किया है। और लगातार जिस तरीके से, चाहे वो एक्सप्रेस वे के माध्यम से जोड़ा हो, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वे के माध्यम से हो, चाहे वो 14 उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे नए मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में उद्योग की क्षेत्र की बात हो। अगर देखिए उद्योग की क्षेत्र की बात आएगी तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की चर्चा है, और उत्तर प्रदेश में ही नहीं प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सुरक्षा और कानून व्यवस्था की चर्चा देश के हर राज्यों में की जाती है कि उत्तर प्रदेश के इस तरीके के कानून व्यवस्था का मॉडल होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत लगातार जो दोषी है उस पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और उसका परिणाम इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर आज दंगई और माफियाई उत्तर प्रदेश छोड़ के भागे। वही था कि वही लोग उनको संरक्षण देते थे, उनको पालते थे, उनको पोसते थे, आज वही लोग उत्तर प्रदेश की या तो जेल से है या तो जेल के बाहर है। तो जिस तरीके से लगातार ही उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की पद्धति खड़ी करी है, निश्चित तौर पर इस मंशा के साथ और उत्तर प्रदेश की जनता का भी आशीर्वाद लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और उसी के बल पर लगातार जैसे हमने अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक योजना से जोड़ा है, और अलग अलग माध्यम से, चाहे वो ओडीओपी योजना के माध्यम से हो, 1 जुलाई एक उद्योग के माध्यम से हो, और स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, चाहे किसान के हित की बात हो, गांव किसान नौजवान कल्याण महिला के साथ किस तरीके से जो बदलाव किया उत्तर प्रदेश के अंदर, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने महसूस किया है। और निश्चित तौर पर देखिए तारीफ भी उसी की जाएगी जो काम किया होगा, चर्चा भी उसी की होगी जो कुछ किया होगा। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार के, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे अटल पेंशन की योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन की योजना हो, हर चीज में उत्तर प्रदेश नंबर 1। तो उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी संख्या का प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश की योजना को, जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को योजना से जोड़ना और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाना, तो निश्चित तौर पर तारीफ के काबिल है। और वही उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी, जो परिदृश्य था, मैं वही कह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश की छवि दंगई अपराधियों की थी, आज वो उत्तर प्रदेश की छवि उद्योगों के प्रदेश की छवि हो रही है, इंटरनेशनल एक्सप्रेस वे की छवि हो रही है, एक्सप्रेस वे के माध्यम से कनेक्टिंग रोजगार की छवि हो रही है। ठीक है, यही सब कुछ आज पीएम मोदी ने भी कहा, बिल्कुल यही बड़ा है। तो सुरक्षा और साथ में रोजगार, और निश्चित तौर पर उस रोजगार का उदाहरण भी हम सब ने भी देखा है। 10 और 12 फरवरी को इतना बड़ा इंडस्ट्रियल समिट, जो लगातार बड़े बड़े कंपनियां, विदेशों से आने वाली कंपनियों ने इस उत्तर प्रदेश के सुरक्षा माहौल को देखते हुए
बड़े निवेश को बढ़ाने का काम किया। ठीक है, यही सारी बातें आज वर्चुअली जब जुड़े थे पीएम मोदी कार्यक्रम से लखनऊ में, तो उस दौरान भी यही सारी बातें उन्होंने की थी। अभिषेक वाजपेयी जी, आप समझ रहे हैं कि देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं तो संदेश छोटा नहीं होता है, संदेश बहुत विस्तृत होता है, और ये संदेश फिर 2024 के लोकसभा चुनाव तक फैला हुआ है, इसका विस्तार, जो कि कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए घातक है। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि दीपक भाई ने इतनी सारी बातें बोली, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी चीजों को मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हर एक डिपार्टमेंट में 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसियों को फुलफिल किया गया। ठीक, उसके बाद मैं समझना चाहता हूँ कि हमारे दीपक भाई बहुत ही ज्यादा जानकारी। नहीं, एक मिनट दीपक जी, नहीं ऐसे नहीं दीपक जी, जब आप बोल रहे थे बहुत शांति से आपकी बात सुन रहे थे। नहीं दीपक, सुन लीजिए, अपनी बारी आने पे काउंटर कीजिएगा। जब आप कह रहे थे वो आपकी बात बहुत शांति से सुन रहे थे, प्लीज उनकी भी बात सुनिए। देखिए अभिषेक, आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे आपके पास। गलत हो रहा है ना, उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं नहीं अभिषेक जी, अपनी बात करिए। दीपक जी आऊंगे आपके पास बाद में, फिर से आऊंगी, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा पूरी तैयारी के साथ। जी अभिषेक जी। तो उन्होंने ये बात कही, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो गया क्योंकि योगी जी ने अपने पहले दावे में कहा था कि हमने 5 लाख पिछले 5 सालों में 4 सालों में हमने 5 लाख से ज्यादा रोजगार। फिर उन्होंने कहा कि 6,65,000 का उन्होंने आंकड़ा पेश किया। लेकिन आपको याद होगा कि जब 2020 में आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन था, तो उन्होंने एक बाकायदा पेपर जारी किया था जिसमें आंकड़ा दिया था 2,94,000 की तकरीबन उन्होंने आंकड़ा दिया था कि जो हमने रोजगार दिए। ठीक, ये तो एक बात। दूसरी बात, अभी इन्होंने एक बात छोटी सी बात कही कि बड़ी कानून व्यवस्था की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तारीफ, बिल्कुल वाजिब चीज है और तारीफ करनी भी चाहिए, लेकिन तारीफ अगर खुले दिल से करते तो समझ में आता, किसी चुनावी वादों के अनुसार ना करते तो समझ में आता मुझे। अभी मैं आपको याद दिला दूं कि आपने एक घटना देखी होगी कि दिन दहाड़े गोलीकांड हुआ या किसी से छुपा हुआ नहीं है, और तो और गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया और गिरा करके उसमें लोगों को जला करके मार दिया गया। इसका अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया। अगर कोई दूसरे व्यक्ति होता तो शायद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है उसके लिए, लेकिन उसकी लीपापोती करनी तो उसके लिए SIT जांच बैठा दी गई। तीसरी बात, बागपत की आपको घटना याद होगी जिसमें एक स्कूल बस के ऊपर बाकायदा ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, उसमें कुछ बच्चे घायल भी हो गए, और बाकायदा वो बात अलग थी कि पहचान में लोग हैं उसको गिरफ्तार किया, लेकिन ये कानून व्यवस्था का ढांचा बता रहा हूँ। उसके बाद अभी आपको याद दिला दूं कि एक घटना आप सभी चैनलों में चलाई थी, स्कूल का जो छात्र था उसने अपने टीचर को गोलियों से भून दिया था। जिस अध्यापिका को गोलियों से भूना था बाकायदा आज उसकी मतलब बीती रात में उसकी डेथ भी हो गई। तीसरी बात, अभी इन्होंने एक बात कही कि टूटी सड़कों की बात कही कि आज पहले टूटी सड़कों की आज बहुत अच्छी सड़कें हो गई है, तो मैं इनको याद दिला दूं कि टूटी सड़कों का आज ही पेपर में वाक्य निकला हुआ है कि एक महिला जो थी टूटी सड़क जहाँ पे थी उसकी वजह से फिसल करके या लड़खड़ा करके गिर गई थी और उसके ऊपर से ट्रक गुजर गया, अपनी 3 साल की बच्ची के साथ जा रही थी। ये आज ही पेपर में दिया भी हुआ, इसको दीपक भाई पढ़ लेंगे। उसके बाद इन्होंने एक बात कही कि रोजगार, बहुत सारी चीजों में बात कही, तो मैं इनको एक चीज याद दिला दूं, लेकिन एक चीज छूट गई वो भी मैं कहूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, जितने भी लोग हैं, उसके ऊपर कानून व्यवस्था की जब बात आती है, कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर 28 मुकदमे दर्ज है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई आज हफ्ते में पड़े हुए। गुरजीत सिंह के ऊपर 106 मुकदमे, धनंजय सिंह के ऊपर 46 मुकदमे, राजा भैया के ऊपर 31 मुकदमे, डॉक्टर उदय भान सिंह के ऊपर 83 मुकदमे हैं, अशोक चंदेल के ऊपर 37 मुकदमे, विनीत सिंह के ऊपर 34 मुकदमे, ब्रजभूषण सिंह के ऊपर 84 मुकदमे, चुरमू सिंह के ऊपर 53 मुकदमे। बहुत सारी फहरिस्त है मेरे पास, है बहुत सारी, ठीक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से चली। अब आते हैं कि इन्होंने एक बात कही कि रोजगार परक की बातें हो रही, तो मैं इसमें छोटी सी चीज याद दिला दूं इनको कि केंद्रीय मंत्री ने जब एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया था
रमेश पोखरियाल जी ने उत्तर प्रदेश में रोजगार की जब बात कही तो उन्होंने कहा था 2,75,000 पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हुए हैं। इसको तो मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया की या आगे कोई बात बताते। इतना भाई को बताना चाहिए, मैं आपको के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो आपके पास अभिषेक जी फहरिस्त बहुत लंबी है, अगर गिनवाने चलेंगे तो शायद शाम हो जाएगी गिनवाते गिनवाते, जिस तरीके से आप बकायदा वन बाय वन उनका नाम ले रहे हैं। देखिए हम विपक्ष के लोग हैं, हम तो साफ बोलेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का नहीं, लेकिन जो अच्छे काम हो सरकार की तरफ से उनकी तारीफ करने में भी कोई बुराई नहीं है। देखिए कमियां ढूंढना तो विपक्ष का काम है और वो ढूंढना भी चाहिए, लेकिन अगर कोई अच्छा काम सरकार की तरफ से हो रहा हो तो उसके समर्थन में दो शब्द कहने में कोई बुराई भी नहीं है। यही बात तो हम कहते हैं, यही बात तो हम कहते हैं कि अगर अच्छा काम है तो खुले दिल से स्वागत कीजिए। यही बात तो हम कहते कहते थक गए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आभार मानते हैं कि आप ये बात कह रही है। कम से कम आदरणीय अखिलेश यादव ने थर्मल प्रोजेक्ट में सोलर प्लांट लगवाया था, आज उसकी कंडीशन क्या है मुझे बताना चाहिए, उनको दीपक भाई को बताना चाहिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी के कामों को इनको गिनाना चाहिए था कि क्या डायल 100 बनाया, लोगों को सुविधाएं पहुंची, क्या वो काम नहीं था? 102 बनाया, क्या लोगों को सुविधाएं पहुंची, क्या वो काम नहीं था? आगरा एक्सप्रेस वे की मजबूती आज भी डंके की चोट पर चलती है, क्या ये काम नहीं था? कि थर्मल प्रोजेक्ट 30,435 करोड़ रुपए के हिसाब से उन्होंने 3 थर्मल प्रोजेक्ट लिए थे, और प्रोजेक्टों का क्या हुआ, क्या वो काम नहीं था? ठीक है प्रभात त्रिपाठी जी, ठीक है, फिर से आऊंगी आपके पास अभिषेक जी, फिर से आऊंगी आपके पास। प्रभात त्रिपाठी जी, देखिए यहाँ पर अभी जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग सभी मंचों से सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं, ये कहते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश की कार्यशैली देखिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश बदला है। आखिर यहाँ पर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी, और क्या अंदर खाने कुछ और भी सुगबुगाहट है क्या, या फिर इतना मानकर चला जाए कि सिर्फ 2024 के लिए उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के तौर पर सेट करने के लिए तारीफ है? प्रभात जी, प्रभात जी आवाज मिल रही है आपको? प्रभात त्रिपाठी जी आवाज मिल रही है आपको? वो आवाज मिल रही है? जी अब आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था प्रियंका जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार योगी जी की तारीफ करते हैं, कहीं ना कहीं जब एक समय गुजरात मॉडल की बात होती थी, आज अब उत्तर प्रदेश मॉडल की बात होने लगी है। डबल इंजन की सरकार देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में माहौल बदला है। प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो लगातार बूस्ट हो रही है। जिस तरीके से इन्वेस्टर मीट हुई और लगातार कानून व्यवस्था में, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव ने घेरा था जब उन्होंने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश यादव के बचाव में आ गए। विधानसभा अध्यक्ष को भी उसकी बताना पड़ा कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही गई। और देखिए पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की जो बात है, जो जनता के बीच विश्वास है, ये नहीं कि अखिलेश यादव ने काम नहीं किया, लेकिन अखिलेश यादव जनता के बीच खारिज क्यों होंगे? तो उनको आत्मोत्तन करना होगा। बार बार सरकार की आलोचना करके अगर सरकार काम कर रही है तो बड़े मन से आपको इसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आए हैं तो कहीं ना कहीं जनता ने उनको फिर मैंडेट किया है, जनता ने उनकी नीतियों को पसंद किया है, जनता ने विश्वास कायम किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर लगातार योगी जी की तारीफ करते हैं तो कहीं ना कहीं योगी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन सपनों को पूरा किया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे। उन्होंने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को जब उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली और उत्तर प्रदेश की कमान जब योगी जी को मिली, तब उत्तर प्रदेश का क्या हाल था, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किस स्थिति में थी। आज जो घटनाएं हो रही है थोड़ी बहुत, वो घटनाएं वो भी निंदनीय है, उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। ये नहीं कि उसमें आप मुझ के घटना चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार को जवाब देना होता है सदन के अंदर। तो निश्चित तौर पर जो 6 साल का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं योगी जी की, और अब योगी के मॉडल को जब पूरा देश बदल रहा है, भारत की पहचान पूरे ग्लोबल उसमें पहचान एक लगातार बढ़ रही है, वहाँ यूपी का भी नाम आ रहा है, यूपी नंबर 1 पे आ रहा है। 16-18 अगर देशों में अगर हमारे यहाँ के मंत्री गए हैं और वहाँ रोड शो किया है, वहाँ से इन्वेस्टर्स आए हैं, तो इन्वेस्टर तभी आता है जब प्रदेश का माहौल बदलता है। पानी, बिजली, सड़क, पानी और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ये अगर दुरुस्त है जिस प्रदेश की, वहाँ पर इन्वेस्टर भी आता है। और इन्वेस्टर आके यहाँ
अपनी बातों में कहा भी कि मुझे उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं दिख रही है, पर्यटन की संभावनाएं दिख रही है। तो मोदी जी का तारीफ करना लगातार योगी का, क्योंकि योगी जी 24/7 काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कोविड काल में भी वो अपने पिता की अंत्येष्टि में भी नहीं गए। तो योगी का लगातार काम करना, टीम 11 बना के, टीम 9 बना के, और उन्होंने कहा भी कि टीम वर्क से काम होता है। सारे टीम वर्क मंत्री लोग काम कर रहे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है और 80+ का नारा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव में जुट गई है। अभी जो 6-7 राज्यों के चुनाव है वहाँ भी वोटिंग अभी नागालैंड, मेघालय में होगी। कल प्रधानमंत्री वहाँ से जनसभा में उन्होंने संबोधित किया। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कार्यक्रम किया। तो ये सारी चीजें योगी जी रात दिन काम कर रहे हैं। और देखिए कल मुख्यमंत्री ने कहा पॉलिटिकल कैपेबिलिटी के बाद निश्चित तौर पर जनता के बीच में अगर राजनीतिक विश्वास कायम है जिस पार्टी का, वो जनता के बीच राज करती है। तो अखिलेश को ये चाहिए कि अपनी पार्टी को चाचा जाने के बाद मजबूत करना है, तो वो कुछ ऐसे मुद्दे उठाएं, ऐसे ज्वलंत मुद्दे उठाएं, वो सेल्फ गोल ना करें। जैसे कांग्रेस सेल्फ गोल कर लेती है, कांग्रेस इतना बड़ा अधिवेशन कर रही है रायपुर में, लेकिन उनके कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री की खबर खोलने की बात कह दी। तो ये जो सारी चीजें विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष एकजुट नहीं है। अगर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जमीन मजबूत करनी है तो मुद्दों के आधार पर राजनीति करनी है। यदि कि सदन के बाहर आप हंगामा कर रहे हैं, राज्यपाल कोई के नारे लगा रहे हैं, लोकतंत्र में आपका अधिकार है, लेकिन वो अधिकार जनता के बीच सामने दिखाई दे कि जनता की गाड़ी कमाई से सदन चलता है, वो सदन क्यों नहीं चल पा रहा है। सदन में आप विरोध कीजिए, लेकिन विरोध स्वस्थ विरोध होना चाहिए। जिन्हें के विरोध के लिए विरोध हो, आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ते, मोदी से लड़ने लगते हैं, कोई ऐसे ज्ञान आप देने लगते हैं जो जनता के बीच आपकी बिक्री होती है। तो ये सारी चीजें देखनी होगी। और योगी आदित्यनाथ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सपने हैं, जो चीजें हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, निश्चित तौर पे पॉजिटिविटी पे चलना चाहिए। अब अगर नेगेटिविटी की बात करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम अच्छे बड़े लक्ष्य रखेंगे, बड़ा स्वप्न देखेंगे, तो निश्चित तौर पे हम उसको अचीव भी करेंगे और प्रदेश की जनता के लिए होगा। तो निश्चित तौर पे एक विकास कार्य हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दों के आधार पर राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल, एक नए तरीके से राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल। शिव कृपाल मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि लखनऊ से प्राइम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं। शिव कृपाल मिश्रा जी, जो कल सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर देखने को मिले थे, जो उनका एक अंदाज देखने को मिला था, और ख़ासतौर पर माफिया के खिलाफ जो वो जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही, लगता है कि उसका असर केंद्र तक हुआ है। और यही कारण रहा जिसके चलते आज पीएम मोदी ने वर्चुअली जब जुड़े वो कार्यक्रम से, तो उन्होंने खुले मन से तारीफ की सीएम योगी ने। ये प्रियंका, कल के सदन का जो भाषण था मुख्यमंत्री का, तो वो उसकी आवाज पूरे उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली तक जरूर पहुंची है। क्योंकि आज जिस तरह से मुख्यमंत्री का एक तरह से बड़ाई करते हुए और उत्तर प्रदेश की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री को देखा गया, तो इससे कहीं न कहीं यह बात जरूर आती है कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री ने अपनी स्पीच दिया, उसी के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री ने भी प्रशंसा करते हुए अपनी बात कही। अगर हम प्रधानमंत्री की बात को देखें तो प्रधानमंत्री कहीं न कहीं सुरक्षा, रोजगार और पर्यटन के साथ साथ इनको सेक्टर को फोकस करते हुए बात किए हैं। अब सवाल यह है कि जो आगामी 2000 चुनाव है लोकसभा का 2024 में, तो ऐसे में जहाँ उत्तर प्रदेश का एक जो इम्पोर्टेंट चेहरा या प्रमुख जो चेहरा है वो है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ को की प्रशंसा करना भी चाहिए। और इस विभाग से भी चाहिए कि जो कल उन्होंने वक्तव्य सदन में दिया है, यदि वह वक्तव्य इस तरह से आता है और पूरे पुरजोर तरीके से सदन में मुख्यमंत्री रखते हैं जिसका विपक्ष जवाब ठीक से नहीं दे पाता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री प्रशंसा के पात्र प्रधानमंत्री के बन जाते हैं। अब जब प्रधानमंत्री के मुंह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की अगर प्रशंसा या उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर प्रशंसा, यहाँ के पर्यटन को लेकर प्रशंसा, यहाँ के धार्मिक नगरी को कॉरिडोर बनाकर उसको विकास करने को लेकर प्रशंसा, या इस यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर या यहाँ से वो एक्सप्रेस वे या ओवरब्रिज या जो भी ऊपर से गामी है चीजें,
इन लोगों की इन चीजों को लेकर यदि प्रशंसा प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह होता है कि यह पूरा देश सुन रहा है और आगामी लोकसभा चुनाव पूरे देश में होना है। कल अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और सदन की जो कार्यशैली थी मुख्यमंत्री की सदन में, उसको अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री कहीं न कहीं विपक्ष को हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर भी जोड़ते हुए नजर आए। और वही बात आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने प्रशंसा के तहत की है कि किस तरह से योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो यहाँ भाजपा की सरकार है, उसने किस तरह से धार्मिक नगरी का आगे बढ़ाया है, उसका विकास करके किस तरह से यहाँ पे रोजगार दिया है। और ये सारी चीजें तभी संभव हो सकती है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम दुरुस्त रहता है। जैसा कि अगर कल की बात को जोड़कर हम देखें कि मिट्टी में मिला दूंगा बात जहाँ विपक्ष इसे दिखा जरूर, लेकिन मिट्टी में मिलाने वाली बात को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता में एक गजब की उत्साह देखने को मिल रहा है। आज अगर हम उत्तर प्रदेश की जनता की बात करें तो तमाम जनता के लिए जो भी समाज में हम लोग जा रहे हैं और बात होती है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा, इसको आप किस तरह से देखते हैं। तो जनता की अगर हम बात करें यहाँ प्रियंका, तो मिट्टी में मिला दूंगा की जो बात थी वो पॉजिटिव गई है। वो एक सकारात्मक रूप से जनता में लेकर जा रही है कि यहाँ से माफिया के सिंडिकेट को जिस तरह से मैंने तोड़ा था और आने वाले समय में माफियाओं के सारे सिंडिकेट को हम मिट्टी में मिला देंगे। इस बात से कहीं न कहीं जनता में एक उत्साह है, एक खुशी है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो जिस तरह से धार्मिक नगरी की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर प्रधानमंत्री ने योगी सरकार की प्रशंसा की है, उसमें भी कहीं न कहीं कल अगर सदन से ही हम जोड़ें तो जिस तरह से रामचरितमानस पर विपक्ष को बैठ फूट पर भेजते हुए मुख्यमंत्री ने जो जवाब किया और उन्हीं के लोगों से पूछ दिया कि इसमें तारण का क्या अर्थ है, आप ही बताइए। और उन्हीं की तरफ से जवाब आया कि तारण का मतलब होता है कि ध्यान से देखना। और इन सारी बातों को लेकर जो दिल्ली से की आवाज गई है, वही दिल्ली की आवाज प्रशंसा के रूप में निकल रही है। लेकिन इस बात का भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रशंसा कहीं न कहीं 2024 की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी है। ठीक है, बिल्कुल। दीपक सोनकर जी, देखिए ये एक सकारात्मक बात है कि अगर कोई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होता है लखनऊ में, ये रोजगार जो मेला आयोजित हुआ जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए नजर आए, सीएम योगी का भी संबोधन इस दौरान सुनने को मिला। फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की खुले मन से तारीफ करते हैं। देखिए ये एक सकारात्मक बात हुई, लेकिन अब एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, ये भी सामने आता है कि अभी तक जो चीज़ें हुई हैं, ख़ासतौर पे आप चाहे कानपुर देहात का मामला ले लीजिए, सदन में जिस तरीके से विपक्ष हमलावर रहा सत्ता पक्ष पर वो देख लीजिए, या फिर जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अब संगोष्ठी आयोजित कर रही है अलग अलग जिलों में, जिसका आगाज़ यहाँ पर वाराणसी से किया जा रहा है, ये जो सारी चीज़ें हैं उस बाबत आपको लगता है कि माहौल कहीं ना कहीं सरकार को लेकर नेगेटिव ना हो, इसी के चलते ही खुद प्रधानमंत्री आते हैं मैदान में और खुले मन से सीएम योगी की तारीफ करते हैं और हर एक तरीके के विवाद पर विराम लगा देते हैं? देखिए प्रियंका जी, निश्चित तौर पर जो आपने सवाल किया मैं उसके बाद पर भी जाऊंगा। अगर हमारे आदरणीय शेख भाई बड़े भाई हैं, बड़े उठाए थे, तो आपने मुझसे कहा था कि जब आपकी बारी आए तभी आप जवाब दीजिएगा, तो मेरी बारी आई तो मैं उसी जवाब के देने की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो आप इस रोजगार मेले की बात कर रहे हैं, उन्होंने बात उसी जुड़ी हुई मुद्दे से करी थी, जिससे देखिए कितना बड़ी अच्छी बात है कि रोजगार मेला भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है और किस तरीके से लोगों को नियुक्ति पर देने के साथ और उसको संबोधन करने के लिए वर्चुअली देश के प्रधानमंत्री खुद स्वयं जुड़ रहे हैं, ये खुद उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा विषय है। उसमें एक बात महत्वपूर्ण ये थी कि इन्होंने कहा अभिषेक भाई ने कि 1.5 लाख नौकरी हर विभाग में देने की बात करी। हाँ। वो बात आप बक्से पे पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा अभिषेक भाई। उन्होंने कहा कि हमने 1.5 लाख नियुक्ति पत्र दिए हैं और जब पुलिस विभाग में और सुरक्षा विभाग में हमने 1.5 लाख नियुक्ति पत्र दिए हैं तो संभवतः हर विभाग में इसी स्तर पर लोगों को रोजगार पे जोड़ने का काम किया गया होगा। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। दूसरी बात, इन्होंने एक सूची गिनाई थी। मुझे सूची गिनाने की आवश्यकता नहीं है, आप समाजवादी पार्टी की पूरी सूची उठा लीजिए, अगर किसी एक पर भी बिना मुकदमे दर्ज हो तो मुझे एक का भी नाम गिना दे अभिषेक भाई, मैं चैलेंज करता हूं इनको, अगर एक का भी नाम गिना दे जिस पर मुकदमे दर्ज ना हो। और दूसरी बात, इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ने काम किया, बिल्कुल किया,
भी कहते हैं काम किया, और जनता ने भी कहा और जनता ने उसका जवाब दिया। काम क्या किया? उत्तर प्रदेश में माफियाओं के गले में हार पहनाया, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारियों की लंबी सूची खड़ी करी, उत्तर प्रदेश में दंगइयों को प्रोत्साहन खड़ा किया, उत्तर प्रदेश में ऐसे मुजफ्फरनगर में कराए हुए दंगों वाले लोगों को अपने मुख्यमंत्री आवास में बिरयानी खिलाने का काम किया। गोमती नगर जैसा एक रिवर फ्रंट बनाया, उसमें हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार का घोटाला खड़ा करने का काम किया। हाँ, काम किया, और उसी काम के आधार पर आपको और काम क्या किया? उन गरीबों की, दलितों की जमीनों को हथियाने का काम किया, और ऐसे हमारे अनुसूचित वर्ग के पदोन्नति स्थान को बंद करने का काम किया। बाबा साहब जी के मंशा को, और बाबा साहब जी के स्थान पर क्या कहते हैं, बाबा साहब की मूर्ति को किसने, उनके स्टैचू को किस समय तोड़ा गया, ये आपको ध्यान है क्या? और दूसरी बात, किस तरीके से बाबा साहब जी के स्थान पर आप कहते साहब हम तो बाबा साहब जी के पार्क में मॉल बनाने का काम करेंगे। अरे साहब, ये भी मंशा उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी, और उसी का जवाब है कि लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने उस चीज का जवाब दिया। रही बात प्रियंका जी आपके सवाल की, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कहता हूं जनता जनार्दन सर्वाधीन हित है, और जनता के हित के लिए जो निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जिस तरीके से अगर ये जो बढ़ते हुए अपराध, और लगातार मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यक्ति निर्दोष है उस पर कतई कोई कार्रवाई नहीं, उसकी पूरी सुरक्षा के साथ, उसकी पूरी व्यवस्था के साथ खड़े हैं, मगर जो उत्तर प्रदेश के अंदर दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई है। और उस कार्रवाई का उदाहरण है, उस कार्रवाई का उदाहरण है कि वो लोग आज उस जेल में, ये वही लोग हैं जिनको लोगों का संरक्षण मिलता था, ये पूरी पार्टी के साथ में, सहयोग के साथ में राजनीति करते थे, एमएलए बनते थे, सांसद बनते थे, राज्यसभा जानते थे। आज वही माफिया उनकी हिम्मत बढ़ते हुए आज वही अपराध करने के लिए सतर्क हो रहे हैं। आज वही अपराध को रोकने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, और जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था के अंतर्गत जो बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा करने का काम किया है, और यही बदलाव जनता ने स्वीकार किया है, और उस जनता का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ। बिल्कुल। चलिए अभिषेक वाजपेयी जी, देखिए अभी जिस तरीके से दीपक सोनकर जी कह रहे थे कि देखिए उत्तर प्रदेश को बाकायदा एक मॉडल के तौर पर रखा जा रहा है कि किस तरीके से अपराध मुक्त अब उत्तर प्रदेश हो रहा है, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बल्कि सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है। उसके लिए इन्वेस्टर्स की भी बात कही गई, निवेश को लेकर भी हमने देखा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुआ। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, अब देखिए एक तरफ अगर आप विपक्ष की बात कीजिए उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी का अब जो एजेंडा है वो एक तो निकाय चुनाव है, और दूसरा यहाँ 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की विजय रथ को रोकना है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का कहना यह है कि ऐसे लोकसभा सीटों पर कमल खिलाना है। अब भले ही शिवपाल सिंह यादव साथ में आ गए हों, लेकिन एक बात तो मानते कि ये जो डबल इंजन का फॉर्मूला है ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है इसका जवाब देना। अभिषेक जी, आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल मिल पा रही है आपकी बात, और मैं आपकी बात का ही बिल्कुल जवाब देने जा रहा हूँ जी। लेकिन आपकी बात का जवाब दूंगा उसके पहले हमारे बड़े भाई प्रभात जी ने भी बोला था, उनके साथ से भी जवाब दे, एक छोटा सा प्रश्न उनके लिए भी है, और दीपक भाई ने भी कुछ चीजें बोली, मैं उनकी बात में भी एक एक करके आऊंगा। अभी हमारे बड़े भाई प्रभात जी ने एक बड़ी शानदार बात कही कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कोविड काल में अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में भी नहीं है। तो मैं अपनी जानकारी के लिए किसी और की अपनी जानकारी की पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई संत है तो उसका अपने परिवार से क्या वास्ता रहता है, मुझे सिर्फ उसकी बात। अगर कोई संत है, उन्होंने दीक्षा ली हुई है सारी चीजें, तो परिवार का उससे क्या वास्ता रहता है, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज, क्योंकि संत तभी बनता है जब अपने परिवार को और परिवार के हर एक सदस्य को ज्यादा निरंतर त्याग देता है, तभी वो संत कहलाता है जाकर के, तभी एक सीट पे जाकर के बैठता है। दूसरी बात, अब दीपक भाई की बात, मैं जानकारी के लिए मैं इनको याद दिला दूं कि अभी इन्होंने कहा बहुत सारे भ्रष्टाचार वगैरह, 300 सड़कें बस्ती में जो बनी वो कौन से पैमाने पर बनी, जो कागजों में दर्ज हुई उस पर आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वो 300 सड़कें समाजवादी पार्टी ने बनवाई थी क्या? उसके बाद गरीब दलितों की बात कर रहे थे, जमीन कब्जाने की बात कर रहे थे। बागपत में जो आपने ध्रुव नाम के व्यक्ति की 2 बीघा से ज्यादा जमीन कब्जा ली और उससे अवैध निर्माण करवा दिया, वो अरे अभिषेक भाई उसके बाद भी याद है कि बस तरीके से दीपक जी आपकी यही दिक्कत है, कैसे दीपक जी यही दिक्कत है, जब मैं मिर्ची डालता हूँ ना तो आप बीच में बोलने लगते हो। उस परिचित के परिवार को ट्रैक्टर से कुचल के हत्या कर दी, और भाई उसका मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। और तो और याद आ रहा, मुझे भी याद है शाहजहांपुर में कैसे एक भाई हमारे वरिष्ठ
पत्रकार को जला करके हत्या कर दी, उसका भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ठीक है दीपक सोनकर जी, आएंगे आपके पास। एक बार अभिषेक जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद मैं आपको काउंटर करने का पूरा मौका दूंगी। एक बार अभिषेक जी की बात पूरी हो जाए, फिर आप काउंटर करने का पूरा मौका लीजिएगा। अभिषेक जी बात पूरी कीजिए जल्दी से। परेशानी है, दीपक जी की परेशानी है ये छोटे भाई की, कि जब मैं मिर्ची डालना चालू करता हूँ तो उसे रहा नहीं आता, वो दर्द के मारे छटपटाने लगते हैं। फिर आते दलित और गरीब लोगों के ऊपर आते हैं। जब उसके बाद कब्जाया गया तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, कितनी कार्रवाई या किसने छुपा हुआ नहीं। उसके बाद दूसरा प्रकरण आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे जो गिराए जा रहे थे जब, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही स्वयं विधायक भी बचाने के आ गए, किसका कब्जे बचाने के आए थे, एक छुपा हुआ नहीं। तीसरा पॉइंट आ जाते हैं कि अयोध्या में जो अयोध्या के मेयर के ऊपर जमीन कब्जाने को लेकर के और जमीन हथियाने को लेकर के और भूमि के जमीन घोटाले के रिगार्डिंग जितने भी आरोप लगे कि उससे कितनी कार्रवाई की गई उस मेयर के ऊपर, या भी किसी को छुपा हुआ नहीं। तो भाई दूसरे के कार्यकाल में हुआ होगा, मैं उसके भी नहीं आता हूँ। फिर आपको एक छोटी सी बात इनको दंगों की बात भी कही, तो मैं आपको याद दिला दूं कि सदन के पटल पर एक रिपोर्ट रखी गई थी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट रखी थी 2017 में तकरीबन 34 सांप्रदायिक दंगे, और अगर मिला लें बलवे वगैरह मिला लें तो 8,990 आंकड़े होते हैं, ये बाकायदा रिपोर्ट में दी गई थी। उसके बाद 2019 में देखिए 5,714 थी, 2018 में देखिए तो 8,908 थी। ये तो एक छोटी सी रिपोर्ट। उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए, कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी चीजें गिना सकती है, गिनाने में भारतीय जनता पार्टी का तो रिकॉर्ड रहा है। प्रधानमंत्री जी की बात गिनाने के लिए उपलब्धियां भी होनी चाहिए ना। ठीक है दीपक सोनकर जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं प्रभात जी का और किशोर कृपाल जी का रुख करूँ। मेरी बात सुन लीजिए, देखिए आपने दीपक जी को पूरा मौका दिया, तो मैं आपको भी दिया है अभिषेक जी, आपको भी दे रहे पूरा मौका। दिया नहीं है, एक गलत बात है। अगर आपने मुझे बैठाया तो आपको पूरा मुझे मौका देना पड़ेगा। अब आते हैं कि उसपे जो रिपोर्ट की बात आती है, जिसपे इन्होंने आपको प्रधानमंत्री जी ने कहा था इनके शासनकाल में हंगर इंडेक्स में देखिए 55 नंबर पे थे, 107 नंबर पे आ गए। और उसके बाद हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडेक्स में 2014 में 85 नंबर पे थे, तो और 146 नंबर पे आ गए। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में 106 थे, 150 पे पहुंच गए। बहुत लंबी लिस्ट है। ये आंकड़ा तो सदन में अखिलेश यादव जी ने भी दिया था, बकायदा वो लिस्ट दिखा रहे थे कि पहले कहाँ थे अब कहाँ आ गए। बिल्कुल, तो मैं उन्हीं आंकड़ों की, देखिए हम तो आंकड़ों की बात करते हैं, हम आंकड़ों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है, वो सत्ता में है, वो कुछ भी झुठला सकती है। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल, क्योंकि 2024 आने वाला, कुछ भी बताए भाई, जाहिर सी बात है वो कुछ भी बताएंगे। आज गुजरात की बातों को लेकर के खत्म कर दिया। समझने वाली बात यह है, क्योंकि अब उनके पास कोई ढिंढोरा बचा नहीं है। कहाँ पे कैसे फेक चीजें दिखानी, कैसे फेक एनालिसिस करने हैं, ये बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी से जानती है। ठीक है, अब आपकी बात पूरी आ गई। ठीक है दीपक सोनकर जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं प्रभात जी का रुख करूँ। यहाँ पे शिव कृपाल मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जल्दी से। देखिए प्रियंका जी, मुझे लगता है कि झूठ को फैलाने के लिए अभिषेक जी को मौका दीजिए। अभिषेक जी हमारे बड़े और रही बात जो रिपोर्ट आप बता रहे हैं, रिपोर्ट तो ये है कि उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक 650 से ज्यादा जाति और धर्म के नाम पर दंगे कराए गए। और आप उत्तर प्रदेश से 17 से 22 तक भी एक भी दंगा का उदाहरण बता दीजिए, तो मैं आपको यहीं से सम्मानित करने का काम करूंगा निश्चित तौर पर। मैं एकदम जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो एक लंबी भ्रष्टाचार की लंबी सूची है, चाहे वो गोमती रिवर फ्रंट का मामला भी हमेशा से उदाहरण देते हैं अभिषेक भाई, हमने बनाया गोमती रिवर फ्रंट, हमने बनाया गोमती रिवर फ्रंट, और उसी गोमती रिवर फ्रंट की 2 बार जांच के लिए चिट्ठी फिर से खुली है, वो सामने फिर आएगी। कैसे 100 करोड़ का काम 1600 करोड़ तक पहुंचा और कितने परिवार में बंटवारा किया गया, कैसे कैसे किसके झोले भरे गए, वो सब भी उदाहरण उत्तर प्रदेश की जनता ने जाना है, उसका परिणाम भी आपके सामने आया। ठीक है, आपके बाद फिर आऊंगी दीपक सोनकर जी, थोड़ा सा रुकिएगा, फिर से आऊंगी आपके पास, 1 मिनट रुकिएगा। प्रभात जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात जी, जिस तरीके से पीएम मोदी यहाँ पर सीएम योगी की तारीफ करते हैं, क्या कि बताने की कोशिश है 2024 के लिए, यूपी की जनता को बताने की कोशिश है कि देखिए अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी तो फायदा दुगना रहने वाला है। ये कोशिश है क्या कि हर एक मंच से जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ पीएम मोदी करते हैं, ये एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर यूपी की जनता को समझाना है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार रहने का फायदा है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार रहने का फायदा है, तभी डबल इंजन की सरकार के तहत विकास होगा।
देखिए प्रियंका जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार में लगातार काम होता है और जो भी योजनाएं होती है राज्य सरकार की, वो केंद्र सरकार उसको पूरा करती है। पिछले 2 दशक पहले केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार होती थी, राज्यों में किसी और पार्टी की सरकार होती थी, और सारी योजनाएं लटकी रहती थी। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी जी के ऊपर विश्वास करके उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और योगी जी ने रात दिन काम किया, कोविड काल में भी काम किया। और सबसे बड़ी चीज देखिए, डबल इंजन में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे राशन योजना जो लगभग 80 करोड़ लोगों को मिल रही है, लगातार जारी है, उज्ज्वला गैस योजना और सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में प्रधानमंत्री खुद स्वयं मंच से बताते हैं लोगों को। और सबसे बड़ी चीज देखिए, परसेप्शन की बात होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका जो परसेप्शन है, जो परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का, वो परसेप्शन ये लोग नहीं खत्म कर पा रहे हैं। कांग्रेस के लेवल पे बिल्कुल कमजोर है, कांग्रेस का कहीं पता नहीं है। समाजवादी पार्टी लड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो वही तुष्टीकरण की राजनीति। कहीं उनका एक नेता कोई चौपाई पे रामचरितमानस पे ग्रंथ को वेन लगाने की बात करता है और वो इतना साहस नहीं उठा पाते हैं कि वो अपने उस नेता को पार्टी से बाहर करें। अगर कोई रामचरितमानस के बारे में कोई इस तरीके की बात करता है, देखिए सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके बारे में लोगों को बोलने से पहले सोचना चाहिए। भगवान राम के बारे में या ग्रंथ के बारे में, अरे आप अगर इसकी आलोचना करते हैं तो आपकी जमीन समाप्त होती है, जनता उसको पसंद नहीं करती है। तो ये जो सारे परसेप्शन है, ये परसेप्शन समाजवादी पार्टी खत्म नहीं कर पा रही है, अपने गुंडों की पार्टी का परसेप्शन नहीं खत्म कर पा रही है, परिवारवाद का नहीं खत्म कर पा रही है, भ्रष्टाचार का नहीं कर पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी से लड़ते लड़ते वो मोदी से लड़ने लगते हैं। कभी कोई बयान ऐसे कर देने लगते हैं, कोई कहता है कब्र खुद जाएगी, कोई मौत का सौदागर बोलता है, कोई अडानी से जोड़ देता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये विपक्ष को सोचना होगा कि विपक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी से 2024 में लड़ना चाहता है तो उसको एक ऐसी रणनीति बनानी होगी, एक ऐसी नीति बनानी होगी जो भारतीय जनता पार्टी के सामने, जनता के सामने रखे कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पे काम नहीं कर रही है। महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारी चीजें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फेंके हुए पासे में हर बार विपक्ष फंस जाता है और निश्चित यही विपक्ष एक कमजोरी उसकी है और सत्ता पक्ष की एक मजबूती है। तो निश्चित तौर पे ये देखना होगा कि आने वाला 2024, अभी नगर निकाय के चुनाव होने हैं मई जून में, उसमें क्या रणनीति होती है विपक्ष की। और बटा हुआ विपक्ष, जब तक एक विपक्ष नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ेगा उत्तर प्रदेश में। यानी कि एकजुट होने की जरूरत है और उसके साथ साथ रणनीति में बदलाव करने की भी जरूरत है। शंकरपाल मिश्रा जी, देखिए अभी एक तरीके से अगर देखा जाए तो खास तौर पर अब उत्तर प्रदेश को बाकायदा एक मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है और यही कारण है कि पीएम मोदी भी सीएम योगी के हर मंच पर तारीफ भी करते हैं। और इस बाबत ये साफ तौर पर ये माना जाए कि अगर यहाँ पर कहीं पर भी कोई ऐसे बिंदु आएगा जहाँ पर ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वहाँ पर कोई मुद्दा हावी हो रहा है, तो उस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए पीएम मोदी मौजूद हैं। क्योंकि ये तो मानते हैं कि 2019 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर जनता ने चुना, उस बाबत अभी भी जो लोकप्रियता है पीएम मोदी की वो है। और ये मानते हैं कि अगर वो कह रहे हैं तो फिर यानी कि कुछ ना कुछ उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, ये जनता मानती है। ये प्रियंका, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज भी मोदी का एक चेहरा, एक पॉलिटिकल चेहरा और जो पॉलिटिकल गेम करने का चेहरा बना हुआ है और लोगों में उससे इस बात का कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वही दूसरा चेहरा जब योगी का आता है तो योगी का चेहरा प्रधानमंत्री के साथ ही आगे बढ़ता हुआ जा रहा है वो सारा, और लोगों में वो चेहरा भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। अभी जिस तरह से हमारे भाई लोग जो प्रवक्ता महोदय सब बोल रहे हैं, तो इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सबकी बात अपनी जगह पे नहीं सही है। लेकिन यहाँ हो ये रहा है कि जब विपक्ष अपनी बात जो बैठ के टीवी के सामने कर रहा है, वह बात जनता तक पहुँचाने में नाकाम साबित हो रहा है। मेरा ये मानना है कि जो डबल इंजन की सरकार है और इससे जो विकास यात्रा हो रही है, वह विकास यात्रा अगर विपक्ष मानता है कि धरातल पर नहीं है, तो उसको जनता तक ले जाने में नाकाम आखिर क्यों है? अब इस विकास यात्रा से जनता को क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वह एक अलग बात है। लेकिन इस विकास यात्रा में जनता को एक सुखद अनुभव हो रहा है और यही सबसे बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की या योगी आदित्यनाथ।
क्योंकि कहीं न कहीं इस यात्रा को वो लोग सुखद की अनुभूति करा दे रहे हैं। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी विकास कार्य हो, कोई भी बिल्डिंग बनी हो, कोई भी योजनाएं हो, कहीं न कहीं कभी न कभी किसी न किसी चीज की बुनियाद हमेशा रखी गई होती है। और वो ऐसा नहीं है कि विपक्ष की जब सरकारें रही होंगी तो कोई बुनियाद नहीं रखी होंगी, लेकिन विपक्ष की यही नाकामी है कि वो अपने उस बुनियादी बातों को न उठाकर क्यों वजह का एक अवैया उठाते हैं जिसको जनता सिरे से ही निकाल देती है। और उसके भारतीय जनता पार्टी और उसके जो नेता हैं या उसके जो लीडरान है वो उस बात को समझते हुए जनता के जहन में फिर से समा जाते हैं। कहीं न कहीं इसमें विपक्ष की एक बहुत बड़ी कमी है कि वो अपनी सारी बातों को जो कहना चाहते हैं या मुखर होकर जनता के सामने नहीं कह यही पाते। सबसे बड़ी बात है। और वो समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जनता के बीच में एक गैप रह जाता है। अभिषेक जी, आप भी अपनी बात कही, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक सवाल और भी जोड़ देती हूँ। देखिए, एक ना परसेप्शन है अभी, मैं बहुत लंबी बातें नहीं करती, बड़ी छोटी सी बात करती हूँ। आज के टाइम पे देखिए, एक दौर वो भी था, और बड़ा खुलकर बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप उन प्रवक्ताओं में से हैं जिन्हें अगर प्रशंसा सुननी अच्छी लगती है तो आलोचना भी वो सुनना पसंद करते हैं ताकि उसमें सुधार हो सके। एक दौर था कि जब कभी आपराधिक गतिविधियां होती थी तो जनता ये कहती थी, अभिषेक जी, कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। आज अगर कहीं अपराध होता है या फिर कहीं पर कोई छेड़खानी होती है, कोई भी अपराध होता है, कि जनता के बीच में एक परसेप्शन है कि देखिए बचेंगे नहीं, कर लेने दो लेकिन बचेंगे नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है विचारधारा का। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और आप जो बात कह रही है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। तो चेंजेस में आप इस बात को समझिए, जितने भी अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ने आज उनको संरक्षण प्रदान किया, नंबर 1। नंबर 2 की चीज, अभी हमारे बड़े भाई ने एक बात कही, परिवारवाद को खत्म नहीं करता। क्योंकि परिवारवाद अगर बात कह रहे हैं तो ये सिर्फ नजरिए की बात है। अगर कोई व्यक्ति काबिल है तो उसको बैकग्राउंड देने में दिक्कत क्या है? क्या राजनाथ सिंह जी के पुत्र पंकज जी जो है, अगर वो काबिल है तो विधायक है ना, उनको टिकट मिला, वो काबिल है, जनता जनार्दन ने विश्वास करके उनको विधायक बनाया है ना। या फिर आप अनुराग ठाकुर को ले लीजिए या फिर वसुंधरा सिंधिया को, बहुत सारे लोग हैं परिवार के जो अच्छे से बागडोर संभाल करके आगे काम चला रहे हैं। ये कोई नजरिया नहीं आता, तो आप निगेटिव चीज दिखाने के लिए परिवारवाद कर रहे हैं, तो ये कोई नजरिया नहीं आता। अब मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं, आज डबल इंजन की सरकार कर रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार में आपको बता दूं कि भाजपा सरकार ने ही 3 साल से जो जीएसटी का बकाये का भुगतान है वो उसने नहीं किया था। और आप विकास की भागदौड़ की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश 50% भी अपना बजट का खर्चा न कर पाया हो तो कौन से विकास का पैमाना आता है? इस बात को बताना बड़ी जिम्मेदारी के साथ बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि हम गांवों से चालू करते हैं। गांवों का बजट जो आया था ग्राम विकास में आया था 28,146 करोड़ रुपए, खर्चा कितना हुआ? 14,099 करोड़। 21 में बजट आया था 44,387 करोड़ रुपया, खर्चा कितना हुआ? 21,676 करोड़ रुपया। बजट आया ऊर्जा में 54,420 करोड़ का, खर्चा कितना हुआ? 32,893 करोड़ रुपया। उसके बाद लोक निर्माण, मतलब शहरों के लिए जो आया था, लोक निर्माण में 27,470 करोड़ का आया था, 7,517 करोड़ खर्चा हुआ। पंचायती राज में 16,378 करोड़ का आया था, 8,641 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। सिंचाई में 13,734 करोड़ रुपए का, 3,065 करोड़ रुपए। क्योंकि देखिए बहुत सारी बजट फिलहाल से अगर आप देखिए 50% जब आप अपने बजट को खर्च नहीं कर पा रहे तो कौन से विकास की जंगा आप आ रहा है, या तो किसी छुपा हुआ नहीं है। और बात जैसे कि आपके प्रश्न की थी, मैं बिल्कुल आपसे कहीं ना कहीं हम जरूर फेल हो गए। हमारे बड़े भाई ने अभी जो बात की बिल्कुल बात करते, हम अपनी बात को आखिर जनता तक हम नहीं पहुंचा पाए हैं, लेकिन हम अपने प्रयास में जो कमी है उन कमियों को दूर करके जनता तक अपनी। बिल्कुल दीपक जी, वैसे इसमें कोई बुराई नहीं अगर विपक्ष किसी तरीके की नसीहत दे रहा है, जैसे कि अभी कह रहे हैं अभिषेक जी कि देखिए जो बजट अभी खर्च होना चाहिए, अगर विपक्ष की तरफ से कोई नसीहत आती है तो उस पर गौर करने में कोई बुराई तो है नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो खामियां हैं वही दूर होंगी। निश्चित तौर पर हम तो हमेशा से जनता के हित के लिए जो भी चीजें उस पर समीक्षा करते हैं, और समीक्षा सुझाव किसी के माध्यम से भी हो सकते हैं, सुझाव तो किसी के माध्यम से होते हैं और उस सुझाव पर अमल करने के साथ भी काम करते हैं। मगर वही बात यह है कि अभिषेक भाई इस बजट की बात कर रहे हैं, देखिए जिस तरीके से सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए और सभी विभागों को ध्यान में रखते हुए और सभी के हित के लिए जिस तरीके से अमृतकाल महोत्सव का बजट है, उस बजट के साथ उत्तर प्रदेश की जनता उस चीज को स्वीकार की।
और मैं तो ये कहता हूँ कि वो पहला बजट कहाँ था? जो पहले 2015 से पहले या 17 से पहले जो बजट होता था, वो बजट तो लोगों की जेबों के लिए होता था, वो जनता के इसके लिए रहा ही नहीं कभी। वो अपने पर्सनल बजट के लिए कितना हो सकता है, मेरी जेबें कितनी मजबूत हो सकती है, वो उदाहरण भी हमने देखा है। यही बात प्रियंका जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन और मिशन को एक्शन में बदलने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, और लगातार उस देश की जनता का भरोसा और उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा हमने लगातार देखा है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक विकास की यात्रा खड़ी है, ठीक है, यानी कि जनता जो है बीजेपी के कार्यों पे यकीन करती है। ठीक है अभिषेक जी, जल्दी से अपनी बात करिए, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे जल्दी से। ठीक है दीपक जी, जल्दी से। मैं फिर उनको याद दिला दूं कि कोई भी अमृतकाल का चाहे जो भी बजट हो, इसको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई भी दिया गया बजट को आप खर्च नहीं कर पा रहे तो आप पूरा जीवन भी लगा देंगे, तब भी आप विकास की जनता नहीं बढ़ा पाएंगे। दीपक भाई, आपको इसको समझना चाहिए। चलिए ठीक है, क्योंकि कोई भी बजट जब दिया तो जनता की भलाई की, जनता और प्रदेश को विकास की डोर जो है वो उसको आगे बढ़ाने की। ठीक है, लेकिन कुछ फैसले यहाँ पे जनता के हाथ में ही रहेंगे अभिषेक जी, वो नहीं बदलने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।